Hello students, this is Sonia Saini, your SS teacher, and today we are going to study our chapter 8 in history, class 8, and the chapter name is Women, Caste and Reform. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट टाइम में जो विमेन थी इन्हें किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, इनके साथ कैसे बिहेव हो रहा था, और हम देखेंगे कि इन्होंने अपने आप को अपलिफ्टमेंट करने के लिए किस तरह से स्ट्रगल किया। और जो साथ में हम डिस्कस करेंगे कास्ट के बारे में, इसमें हम देखेंगे कि पुराने टाइम में कास्ट बेसिस पर पीपल के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्योंकि पुराने टाइम में जो कास्ट सिस्टम था उन्होंने कास्ट को अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड किया हुआ था। रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे इंडियन लीडर्स थे उन्होंने कैसे रोल प्ले किया, जो आज हमारी सोसाइटी है इस सोसाइटी को इस तरह से बनाने के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और वो कौन कौन से रिफॉर्मर थे। तो आइए जानते हैं आज के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग टुवर्ड चेंज। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी रिफॉर्मर्स आए थे उन्होंने हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए किस तरह से अपना रोल प्ले किया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडो। विडो मीन्स वो वुमेन जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि इनके हस्बैंड की डेथ के बाद जो इनकी लाइफ होती थी वो काफ़ी चैलेंजिंग होती थी। इनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए बहुत से रिफॉर्मर आए थे और उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब वो कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने इन विडोज़ की लाइफ को इजीली कैसे बनाया, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसी टॉपिक में गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गर्ल्स ने विमेंस ने स्कूल में जाना स्टार्ट किया और उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। नेक्स्ट टॉपिक है विमेन राइट अबाउट विमेन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो कुछ वुमेन थी जिन्होंने अपने आप को एजुकेट करने में वो सक्सेसफुल रही थी, फिर उन्होंने दूसरी वुमेन को एजुकेट करने के लिए किस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्टअप किए। सेकेंड टॉपिक है हमारे चैप्टर में कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पुराने टाइम में कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे उन सब चीज़ों को रोकने के लिए रिफॉर्मर्स ने कैसे इक्वलिटी और जस्टिस की डिमांड की। गुलामगिरी ये एक बुक का नेम है जिसे ज्योतिराव फूले ने लिखा है, तो इस बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हु कुड एंटर टेम्पल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पुराने टाइम में जो कास्ट थी वो 2 टाइप्स में थी, लोअर कास्ट और अपर कास्ट। तो अब उस टाइम में क्या था कि जो लोअर कास्ट के पीपल होते थे इन्हें अनटचेबल कहा जाता था और इनको टेम्पल में एंट्री करने की परमिशन नहीं थी। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी मूवमेंट्स हुए थे, काफ़ी रिफॉर्मर्स आए थे और उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। तो वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ये आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? Nowadays, most girls from middle class families go to school. क्या आप सोच भी सकते हो कि 200 साल पहले कि जो बच्चे थे वो किस तरह से रह रहे थे। अगर हम आज की बात करते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो गर्ल्स हैं वो भी स्कूल जाती हैं और वो बॉयज़ के साथ अच्छे से स्कूल जाती हैं। अब जब वो ग्रो होती हैं तो वो कॉलेज भी जाती हैं, यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, उसके बाद वो जॉब भी करती हैं और अडल्ट होने के बाद वो लीगली मैरिड भी करती हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट जब हम पुराने टाइम की बातें करते हैं 200 ईयर एगो, तो जो चीज़ें थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। डिफरेंट कैसे थी, जो चिल्ड्रन थे उनकी अर्ली एज में ही मैरिज कर दी जाती थी। इसके अलावा जो हिंदू और मुस्लिम मैन होते थे
इनको राइट था कि एक से ज़्यादा मैरिज कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा वाइफ होंगी इनकी। और कुछ पार्ट थे जो कंट्री में, वहाँ पे विडोज़ को प्रेज किया जाता था। विडो मीन्स वो विमेन जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उन्हें विडो कहते हैं। तो उनको प्रेज कब किया जाता था कि अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और जिस टाइम उनकी बॉडी को बर्न किया जा रहा है, वहाँ पर अगर आप उनके साथ अपने आप को उसी में अपने आप को बर्न कर लेते हो, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसे कहा जाता था सती। और जो विमेन इस प्रैक्टिस को फॉलो करती थी उसे कहा जाता था सती, और जिसका मीनिंग होता है वर्चस विमेन। इसके अलावा विमेन के साथ कुछ और भी रेस्ट्रिक्शंस थी कि उन्हें प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट नहीं था, ना ही वो एजुकेशन पा सकती थी। और ये माना जाता था कि अगर आप विमेन को एजुकेट कर रहे हो तो जैसे ही वो एजुकेशन मिलेगी उसको वो विडो हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ बिलीफ थे, कुछ परसेप्शंस थे पुराने टाइम में लोगों के। और ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में जो डिफरेंस था वो मैन और विमेन को लेकर ही था। कुछ रीजंस में क्या था, जो पीपल्स थे उन्होंने कास्ट में भी लोगों को डिवाइड किया हुआ था। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, इन्हें माना जाता था कि ये अपर कास्ट में होंगे। और जो कुछ ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स थे इन्हें वैश्यास कहा जाता था। इन्हीं के अलावा जो पीजेंट्स और आर्टिशियंस थे जैसे वीवर्स और पॉटर्स, इनको शूद्राज माना जाता था। इनके अलावा ये माना जाता था कि जो लोअर कास्ट पीपल है इनका काम होता है सिर्फ सोसाइटी को क्लीन करना, और इनको अनटचेबल भी कहा जाता था। और जिसकी वजह से इनको अलाउड नहीं था कि ये टेंपल में आएंगे और ये उस वेल से पानी यूज़ करेंगे जिस वेल से अपर कास्ट के पीपल पानी ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जो पुराने ज़माने में लोगों पर थी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, वर्किंग टुवर्ड चेंज। तो जो चेंजेस आए वो कब आने स्टार्ट हुए और वो चेंजेस कैसे आए। फ्रॉम अर्ली 19th century we find debates and discussion about the social customs and practices taking on new characters। तो अर्ली 19th century से डिबेट्स और डिस्कशन होना स्टार्ट हो गए थे, जो भी हमारी सोसाइटी में कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हो रही थी उन चीज़ों को लेकर। और उस टाइम में एक न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आई थी, जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट, ये सब चीज़ें प्रिंट होने स्टार्ट हो गई थी। अब इनका बेनिफिट क्या था कि जो इनकी प्राइस थी, जो इनकी कॉस्ट थी वो बहुत कम थी, तो ये इजीली ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे थे, रीच हो पा रहे थे। और इस विद रिस्पेक्ट टू द मैन्यूस्क्रिप्ट जो क्या थी, काफ़ी कॉस्टली थी, क्योंकि ये सिर्फ वेल्दी पर्सन अफोर्ड कर सकते थे। तो इसीलिए जब ये प्रिंट मीडिया स्टार्ट हुई, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, तो लोगों ने इनको ज़्यादा रीड करना स्टार्ट किया और अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। तो जब इस तरह से डिबेट्स चल रही थी तो अलग अलग हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट में रिफॉर्मर्स आ रहे थे और वो पर्टिकुलरली किसी ग्रुप में काम कर रहे थे। तो ऐसे ही जो एक रिफॉर्मर हैं राजा राम मोहन रॉय, इनका टाइम स्पेन है 1772 टू 1833। इन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया जिसका स्टार्टिंग में नेम था ब्रह्म सभा और बाद में जिसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसे एस्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में। इन्होंने लोगों को समझाया कि अब हमारी सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कि जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं ना ये अनजस्ट हैं, मीन्स दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट फेयर। हमें चाहिए कि हम सबको इक्वली ट्रीट करें। अगर हमें हमारी लाइफ को एक अच्छे तरीके से स्पेंड करना है तो हमें चाहिए कि हम ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़कर न्यू वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करें। और इसी के साथ राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, इन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन थी इस पर ज़्यादा फोर्स दिया, इसको ज़्यादा सपोर्ट किया। क्यों किया? वैसे तो हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में जो हिस्टोरियंस थे, हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, उनका कुछ भी नहीं मानना हमें। लेकिन अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिफॉर्मर है राजा राम मोहन रॉय, ये वेस्टर्न एजुकेशन को हमारी कंट्री में डिमांड कर रहे थे। इसके पीछे रीज़न है ये ऐसा क्यों कर रहे थे
क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एजुकेशन में क्या हो रहा था कि वहाँ पे सबको फ्रीडम थी और इक्वलिटी फॉर वुमेन, सबको एजुकेशन मिल रही थी, वीमेन को भी एजुकेशन मिल रही थी, उनको फ्रीडम भी थी कि वो इजीली अपने आप को अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगी थी और इसीलिए वो चाहते थे कि हमारी कंट्री में भी ये सिस्टम आ जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडो। अब विडोज़ की लाइफ को चेंज करने में राजा राम मोहन रॉय का क्या रोल था? इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा कि जो विडोज़ अपनी लाइफ में फेस करती हैं, तो इन्होंने कुछ कैंपेन्स भी चलाए अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ सती। एंड राजा राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्हें संस्कृत में काफ़ी लर्न थे, काफ़ी नॉलेज थी इन्हें, इसके अलावा इन्हें पर्शियन लैंग्वेज में भी काफ़ी नॉलेज थी, और जितनी भी हमारी कुछ इंडियन लैंग्वेजेस थी, यूरोपियन लैंग्वेजेस थी, उनकी इन्हें काफ़ी नॉलेज थी। ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सेक्शन इन एंशियंट टेक्स्ट। एंशियंट टेक्स्ट इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने लोगों को समझाने के लिए एक चीज़ का यूज़ किया, वो थे एंशियंट टेक्स्ट। इन्होंने एंशियंट टेक्स्ट का यूज़ किया, जैसे कि हमारी जो होली बुक्स होती हैं हमारे रिलीजन में, वो उनका यूज़ किया कि उन्होंने उनमें दिखाया, लोगों को बताया उन्हें कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है आपकी बुक में कि जैसे आप विमेन को बर्न करो, जो विडो हैं आप उनको बर्न कर रहे हो, ऐसा हमारी होली टेक्स्ट में, हमारी जो स्केट बुक्स हैं उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। और इसी के साथ जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी हमारे जो इंडियंस की जो ट्रेडिशंस थे, जो कस्टम्स थी, इस तरह की जैसे विडो को बर्न करना, इनको उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। They were there more than willing to listen. राजा राम मोहन रॉय was reputed to be learned man, और वो राजा राम मोहन रॉय को भी काफ़ी मानते थे, और इसीलिए उन्होंने 1829 में जो सती सिस्टम था इसे बैन कर दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करना है हमने। नेक्स्ट पैराग्राफ में है जो स्ट्रेटजी अब राजा राम मोहन रॉय ने यूज़ की थी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो ये सब प्रैक्टिसेस गलत हैं, ये हमारी एंशियंट जो सेक्रेड टेक्स्ट है उनमें कहीं नहीं लिखा है। तो इनके बाद भी जितने रिफॉर्मर्स आए थे उन्होंने भी इसी वे को यूज़ किया अपनी बात लोगों को समझाने के लिए। और ऐसे ही एक थे ईश्वर चंद विद्यासागर। अब इन्होंने क्या रोल प्ले किया था? इन्होंने ये रोल प्ले किया एंशियंट टेक्स्ट का यूज़ करके कि जो विडो है दे कुड रीमैरी, कि वो रीमैरी कर सकते हैं, मीन्स वो अगेन मैरिज कर सकते हैं। फिर उन्होंने लोगों को समझाया कि जो आपकी सेक्रेड बुक्स, टेक्स्ट बुक्स हैं, जो होली बुक्स हैं, उनमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो विडो है वो दोबारा मैरिज नहीं कर सकती है। और इसी चीज़ का जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इन्हें सपोर्ट भी किया और एक लॉ पास किया 1856 में कि जो विडो हैं ये रीमैरिज कर सकती हैं, जिसकी वजह से इन्हें लोगों से काफ़ी अपोज सहन करना पड़ा। लोगों ने इन्हें बायकॉट भी किया। बाय द second half of the 19th century, the movement in the fear of widow remarriage spread to other part of the country. अब सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो मूवमेंट था विडो रीमैरिज का, ये कंट्री के दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड होने लगा। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, वीरासलिंगम पेंटुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। अगर हम बात करते हैं तेलुगु स्पीकिंग एरियाज की मद्रास प्रेसिडेंसी में, यहाँ पे जो पर्सन है वीरासलिंगम पेंटुलू, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया कि जो विडो रीमैरिज करवाएंगे, इसको सपोर्ट करते थे। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेस्ड themselves to working for the same cause। तो कुछ यंग रिफॉर्मर्स आए थे बॉम्बे में जो सेम इसी विडो रीमैरिज के लिए सपोर्ट कर रहे थे, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज। अब ये जो इमेज में आपको पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एसोसिएशन ओपन किया आर्य समाज। इन्होंने भी जिसकी हेल्प से विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। और अब ये जो एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, इसे इस्टेब्लिश किया था 1875 में।
Yet the number of widows who actually remarried remained low. अब इतना सपोर्ट मिल रहा था कंट्री के दूसरे पार्ट में भी विडो रीमैरिज को फेवर किया जा रहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट के थ्रू, बट अगर हम नंबर की बात करते हैं तो वो जो केसेस थे जो विडो रीमैरिज हो रही थी वो काफ़ी कम थे, और वो केसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे कि जो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कुछ लोग, और इनका अपोज भी कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब जब गर्ल्स ने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। तो बहुत से ऐसे रिफॉर्मर्स थे हमारे सोसाइटी में जो ये सोचते थे कि अगर आपने वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उन्हें एजुकेट करेंगे। विद्यासागर इन कैलकाता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे स्टार्ट अप स्कूल फॉर गर्ल्स इन मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी में बहुत से रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने अलग अलग जगह पर स्कूल्स ओपन किए थे गर्ल्स को एजुकेट कराने के लिए। तो ऐसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कैलकाटा में स्कूल ओपन किया, और जो दूसरे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बॉम्बे में स्कूल ओपन किया। अब स्कूल ओपन हो गए गर्ल्स के लिए, तो जो सोसाइटी में जो लोग थे उनको क्या फियर था? उनको फियर था कि अब जो गर्ल्स हैं वो घर से दूर हो जाएंगी और घर में जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं उनकी वो उन्हें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब गर्ल्स को एजुकेशन के लिए पब्लिक प्लेसेस से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थी, लोगों को फील हो रहा था, पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन दैम, जिससे गर्ल्स के माइंड पर, गर्ल्स पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा या फिर वो गलत रास्ते पे चल सकते हैं। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेसिस, और उस टाइम लोगों की थिंकिंग ऐसी थी, उन्हें लगता था कि जो गर्ल्स हैं इन्हें हमें पब्लिक प्लेसेस से दूर रखना चाहिए, तभी ये सेफ रहेंगी। लेकिन इसके अलावा कुछ फैमिलीज़ में जो हस्बैंड थे और जो फादर थे वो ऐसे थे कि अपनी जो डॉटर्स हैं, जो भी विमेन हैं, उनकी वाइफ हैं, उनको घर में खुद ही पढ़ा भी रहे थे। इसका एग्जाम्पल हमने क्लास 7th में भी देखा है। राज सुंदरी देवी की अगर स्टोरी की हम बात करें, सिविक्स में आप पढ़ के आ चुके हो कि कैसे इन्होंने अपने आप को घर में रहकर ही एजुकेट किया है अपने पूरे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से। इन द लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री स्कूल फॉर गर्ल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र। और फिर इस सेंचुरी के लेटर पार्ट में ही गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए जाने लगे, जिसे आर्य समाज ने पंजाब में स्कूल ओपन किया और ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में। अब इतनी ये सब चीज़ें हो रही थी, ये सब हिंदू रिलीजन में हो रही थी। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम्स में, तो वहाँ पे क्या हुए थे, जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम्स थे नॉर्थ इंडिया में, इन्होंने भी अपने जो इनके फैमिली में विमेन थे उनको रीड करना सिखाया कुरान को अरेबिक में, और ये जो विमेन थे ये भी घर पर रहकर ही एजुकेशन ले रहे थे, एजुकेट हो रहे थे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विमेन राइट अबाउट विमेन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो एजुकेटेड विमेन थी, जिन्होंने अपने आप को एजुकेट कर लिया था, कैसे उन्होंने दूसरी विमेन को हेल्प की एजुकेशन में। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग द वुमेन। अगर हम बात करते हैं अर्ली 20th सेंचुरी में, तो एक जो मुस्लिम विमेन थी बेगम ऑफ भोपाल, इन्होंने भी जो विमेंस को एजुकेशन करानी चाहिए इस चीज़ को प्रमोट करने में अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए अलीगढ़ में, और दूसरा अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, इन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए पटना और कैलकाटा में। And she was a fearless critic of conservative ideas and arguing that religious leaders of every faith accorded inferior place to the women। और ये जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे सोसाइटी के, उनको हमेशा क्रिटिसाइज करती थी, उनको अपोज करते थे। बाय द 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर द यूनिवर्सिटीज़। 1818 तक आते आते जो वुमेन थे अब वो यूनिवर्सिटी में एंटर करने लग गए थे। जो वुमेन्स थी वो एजुकेट होकर के डॉक्टर्स भी बन रही थी, टीचर्स भी बन रही थी। मैनी वुमेन्स बिगेन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन
इन द सोसाइटी। और बहुत सी वुमेन्स ऐसी थी जो अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ शेयर कर रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जैसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करके अपने आइडियाज़ को, अपने आर्टिकल्स को। तो ऐसी ही एक लेडी थी ताराबाई शिंदे। इन्होंने अपने आप को पूना में अपने घर में रहकर एजुकेट किया, अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नेम था स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने सोसाइटी में जो मैन और वुमेन को लेके जो कंपैरिजन होता है इसको बताया हुआ था, और जो सोशल डिफरेंस है मैन और वुमेन का हमारी सोसाइटी में, इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट जो लेडी थी पंडित रमाबाई, जो कि एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर रह चुकी हैं। इन्होंने महसूस किया था कि जो हिंदू रिलीजन है यहाँ पे ये जो भी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जितने भी रूल्स थे, वो सब ओप्रेसिव थे वुमेन के लिए। तो इन्होंने वुमेन की जो ऑपरेसिव वाली सिचुएशंस थी कि अपर कास्ट में भी वुमेन की जो मिजरेबल लाइफ थी उस पर इन्होंने अपनी बुक के बारे में लिखा। एंड शी फाउंडेड अ विडोज़ होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर। और इन्होंने विडोज़ के लिए पूना में होम बनाया जिसमें जो विडोज़ हैं उनको शेल्टर दी, उनको सिखाया कि आप अपने आप को कैसे इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हो, उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी। तो इस तरह से अब कुछ ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हुआ, जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्हें लग रहा था कि अगर आप वुमेन को इस तरह से वेस्टर्न वे सिखा रहे हो तो इससे जो हमारा इंडियन कल्चर है, हिंदू कल्चर है, वो ख़त्म हो रहा है और फैमिली में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगी, वो डीवैल्यूज हो जाएंगी। तो सेम टेंशन किनको हो गई थी, अब ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम्स थे वो भी काफ़ी वरिड हो गए थे इन चेंजेस की वजह से। तो अब ये सब जो चेंजेस आ रहे थे, सब वुमेन्स ने क्या किया, अपनी सिचुएशन के बारे में वुमेन्स ने एक्टिवली परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। वुमेन्स रिफॉर्मर्स ने, उन्होंने बुक्स में लिखा, मैगजीन्स में लिखा, उन्होंने काफ़ी स्कूल ओपन किए, वुमेन एसोसिएशंस बनी। तो इस तरह से उन्होंने 1920s तक आते आते अपने मूवमेंट्स स्टार्ट कर दिए। इन द 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demand for greater equality and freedom for women। अब 20th century में कुछ लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनकी वुमेन की डिमांड थी ग्रेटर इक्वलिटी एंड फ्रीडम, इसको एक्सेप्ट किया, सपोर्ट किया और कहा कि हाँ, आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद फुल सफरेज मिलेगी सभी को, मैन और वुमेन को इक्वली मिलेगी। अभी हमें ज़रूरत है कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करें एंड वी नीड योर सपोर्ट। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स आए थे उन्होंने कास्ट में जो इनइक्वालिटीज़ थी इसे क्रिटिसाइज़ किया था। क्रिटिसाइज़ क्यों किया था, क्योंकि कास्ट दो हिस्सों में बटी हुई थी, अपर कास्ट और लोअर कास्ट। अब जो लोअर कास्ट वाले थे इन्हें क्या माना जाता था कि इनके साथ खाना नहीं खाना है, इनके साथ बैठना नहीं है, इनको टेंपल में एंट्री की परमिशन नहीं है। तो इस तरह से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो अब ऐसे ही कुछ रिफॉर्मर्स थे जो लोगों को समझाने का काम कर रहे थे कि ये सब चीज़ें गलत हैं, हमें इन चीज़ों में इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकली ऑफ द कास्ट। तो अब राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ था, उस टेक्स्ट में लिखा हुआ था कि कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता है, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया ताकि लोगों को समझाया जा सके कि कास्ट सिस्टम में आप ना यकीन करें। प्रार्थना समाज एडहेयर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन द स्पिरिचुअली इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। और जो प्रार्थना समाज थे इन्होंने भी ट्रेडिशन ऑफ भक्ति को एडहेयर किया और समझाया कि जो कास्ट हैं वो सब इक्वल हैं। और ऐसे ही बॉम्बे में परमहंस मंडली को फाउंडेड किया गया इन द ईयर 1840। इसका भी मेन पर्पस क्या था, अबॉलिशन ऑफ कास्ट, ये जो कास्ट सिस्टम है इसे खत्म किया जाए। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म
एसोसिएशंस वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। और ये नहीं है कि ये जो सब चीज़ें फील कर रहे थे लोअर कास्ट वाले तो उन्होंने ही अपोज किया होगा। इनके जो अपोज करने वाले जो लीडर्स थे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एसोसिएशन बना रहे थे मेंबर्स रिफॉर्मर्स वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपर कास्ट के ही पीपल थे। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग्स दीज रिफॉर्मर्स वुड वॉयलेट कास्ट टेबूज ऑन फूड एंड टच in an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives। तो अब कुछ प्रिजुडाइज थे मतलब सोसाइटी की जो थिंकिंग थी लोगों की कि हमें लोअर कास्ट वालों के साथ बैठना नहीं है, इन्हें टच नहीं करना है, इनके साथ खाना नहीं खाना है, इन सब को वॉयलेट करना था। मेन जो मीटिंग्स का एजेंडा होता था वो यही था कि कैसे इन चीज़ों को सोसाइटी से रिमूव किया जाए। देयर वर ऑल्सो अदर who questioned the injustice of caste social order। During the course of 19th centuries, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups। अब इस तरह की जो injustice system हो रहा था कास्ट के नाम पर, इन सब चीज़ों ये अपने आप में ही क्वेश्चन मार्क थी। अब उस टाइम में क्या हुआ, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने स्कूल सेटअप किए ट्राइबल्स ग्रुप के लिए और लोअर कास्ट के लिए, और उनको काफ़ी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए ताकि वो अपने लिए अपने दम पर अपनी दुनिया को चेंज कर सकें, अपने वर्ल्ड को चेंज कर सकें। तो अब ये जो रिफॉर्मर्स थे जो पुअर्स थे कुछ, तो उनको क्या हुआ, अब वो उनके साथ इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, बुरा बिहेव किया जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि वो जॉब चाहिए उन्हें, तो जॉब के लिए अब वो दूसरी जगह जाने लगे, सिटीज़ में जाने लगे। तो वहाँ पे अब वो क्या काम कर रहे थे, ड्रेन हैड्स टू बी डग, रोड लेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एज ए कूली, कैरियर्स, स्वीपर्स, रिक्शा पुलर्स, तो ये सब काम वहाँ वो कर रहे थे। द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट। और जो लोग विलेजेस से टाउन से आ रहे थे वो मोस्ट ऑफ द कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे, लो कास्ट से बिलोंग करते थे। और उन्होंने और वो वहाँ आकर सिटीज़ में आकर जॉब करते थे जिनकी डिमांड वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। और वो लोग वहाँ पर क्यों आ रहे थे, वो पुअर इतने ज़्यादा क्यों आ रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पर अपने विलेज में रहकर काफ़ी अप्रेस हो गए थे। अपर कास्ट वाले लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहे थे, प्लस जो लैंड ओनर्स थे वो भी उनके साथ बुरा बिहेव कर रहे थे। अब इसके अलावा जो दूसरी अपॉर्चुनिटी थी वो उनके पास थी आर्मी में। नंबर ऑफ मेहर पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल फाउंड जॉब इन द मेहर रेजिमेंट। तो जो रेजिमेंट होती है आर्मी में, तो जो अनटचेबल्स थे इनको यहाँ पे जॉब मिलने लगी। फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, टोट एन आर्मी स्कूल। और जो B.R. अम्बेडकर जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इनके फादर थे वो दलित मूवमेंट के लीडर थे जो एक आर्मी स्कूल में टीच करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, people from within the non-Brahmin caste began organizing movements against caste discrimination। अब सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century तक आते आते अब जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थे इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने स्टार्ट कर दिए, और इन सबको समझ में आ गया था कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये गलत है, और इन्होंने डिमांड की सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की। तो ऐसे ही जो फर्स्ट मूवमेंट था वो था सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, वॉज फाउंडेड बाय द घासीदास हु वर्क अमंग द लेदर वर्कर एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो सतनामी मूवमेंट हुआ था सेंट्रल इंडिया में, जिसे फाउंडेड किया था घासीदास ने, जो कि एक लेदर वर्कर थे। और इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने का इनका मोटिव यही था कि ये अपनी तरह के लोगों का जो सोशल स्टेटस है सोसाइटी में उसे इम्प्रूव कर सकें। इन ईस्टर्न बंगाल, हरिदास ठाकुर मथुआ सेक्ट वर्क अमंग द चंडालास कल्टिवेटर्स। तो जो वेस्टर्न बंगाल में ऐसे ही हरिदास ठाकुर थे जिन्होंने मथुआ सेक्ट में पास किया, जो चंडालास कल्टिवेटर थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनका सपोर्ट किया। हरिदास क्वेश्चन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। और इन्होंने जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे उन पर क्वेश्चन भी उठाए कि आपकी जो बुक है ये कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करती है।
इन व्हाट इज़ प्रेजेंट डे केरला, और अगर प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो केरल में इजावा कास्ट से बिलोंग करते हैं श्री नारायण गुरु। ये प्रोक्लेम करते हैं आइडिया ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। ये कहते हैं कि जो आइडियल्स ऑफ यूनिटी, कि यूनिटी मीन्स हम सब एक हैं, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वल। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस। इन्होंने जो लोगों के साथ कास्ट के बेसिस पे अनइक्वली बिहेव करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट दिए। अकॉर्डिंग टू हिम, इनका मानना है कि जितने भी जो ह्यूमन काइंड हैं, कास्ट हैं, वो सब सेम हैं, सभी एक हैं। और इन्होंने अपनी एक बुक में स्टेटमेंट दी है, इनकी फेमस स्टेटमेंट है औरु जाति औरु मातम औरु देवम मनुष्यम। इट मीन्स वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुलामगिरी। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंगेस्ट द लोअर कास्ट लीडर वॉज ज्योतिराव फूले। तो जो ज्योतिराव फूले हैं वो लोअर कास्ट लीडर्स में काफ़ी फेमस लीडर रह चुके हैं, जिनका बर्थ हुआ था 1827 में। ही स्टडीड इन स्कूल सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरी, और जो क्रिश्चियन मिशनरी ने स्कूल ओपन किया था, ये वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन ली। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज़ अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे, इन्होंने सोसाइटी में देख करके अपना माइंड बनाया कि सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पे कैसे इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं। इन्होंने क्लेम किया कि जो ब्राह्मण्स हैं अपने आप को सुपीरियर बताते हैं, एक्चुअल में ये आर्यंस हैं। इन्होंने कहा, और ये आर्यंस कौन है? ये फॉरेनर हैं जो बाहर से हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए हैं, और इन्होंने यहाँ आकर के यहाँ के जो चिल्ड्रन हैं उनको डिफीट किया है, और फिर यहाँ पर इन्होंने अपना कंट्रोल किया है। और इन्होंने ये भी कहा है जो आर्यंस हैं इन्होंने अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया है, और यहाँ पर ये जो लैंड है ये आर्यंस की लैंड नहीं है। एक्चुअल में जो लैंड है ये लोअर कास्ट की है, क्योंकि वो यहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, मीन्स वो नेटिव पीपल हैं। लोअर कास्ट वालों को इन्होंने सपोर्ट किया है। और इसी के बाद एक सत्य शोधक समाज एसोसिएशन बनाया ज्योतिराव फूले ने, जिसमें इन्होंने जो आइडिया ऑफ कास्ट इक्वालिटी है इसे प्रोपेगेट किया। इन 1873 ज्योतिराव फूले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। तो ये जो गुलामगिरी बुक है इसको ज्योतिराव फूले ने राइट किया था 1873 में, जिसका मीनिंग होता है स्लेवरी। सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फोर्ट लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। इस बुक में उन्होंने जो अमेरिका में एक सिविल वॉर हुई थी, पहले वहाँ भी इस तरह से जो स्लेवरी थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और उस वॉर के बाद वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन था ये एंड हो गया था। तो उन्होंने ये चीज़ को समझाने के लिए इस बुक में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ था कि कैसे वो जो अमेरिकन्स थे उन्होंने अपने आप को एक स्लेव फ्री कंट्री बनाया, और वहाँ पे अब इन्होंने इसको इंडिया में जो लोअर कास्ट सिस्टम है इससे लिंक कर दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु कुड एंटर टेम्पल्स। टेम्पल में एंटर कौन कर सकते थे? तो अब इसमें हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखेंगे उन्होंने अपना रोल कैसे प्ले किया। अंबेडकर वॉज बोर्न इनटू अ मेहर फैमिली। इनका जो बर्थ था वो हुआ था एक मेहर फैमिली में, जो कि एक दलित कास्ट है। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रिजुडाइज मीन्ट इन एवरीडे लाइफ। एक चाइल्ड होने के साथ ही, एक इस फैमिली का चाइल्ड होने के साथ ही ये सीख रहे थे, बचपन से ही इन्होंने महसूस किया था कि किस तरह से ये जो पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के बिहेव होता है सोसाइटी में, ये खुद महसूस कर चुके थे। इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम। और इनके साथ कैसे बिहेव होता था? क्लासरूम में, स्कूल में इनको क्लासरूम से बाहर बिठा दिया जाता था। इनको उस वाटर टैप से वाटर लेने की परमिशन नहीं थी जिससे अपर क्लास के चिल्ड्रन वाटर यूज़ करते थे। और स्कूल फिनिश करने के बाद फिर ये हायर स्टडीज़ के लिए यूएस गए, और इंडिया में ये वापस आए 1919 में। इन 1927 अंबेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। और जब इन्होंने देखा कि कैसे हमारे इंडिया में टेम्पल सबके लिए हैं, और यहीं पर जो लोग दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट से हैं, उनको टेम्पल में एंट्री नहीं है, तो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए। और जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे
वर outraged when the Dalit used water from the temple tank। और उन्हें बहुत बुरा लगता था ब्राह्मण्स को जब भी कोई दलित टेम्पल में जो टैंक है वहाँ से वाटर यूज़ करते थे। अम्बेडकर लीड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री। और अम्बेडकर ने इसी तरह से 3 मूवमेंट्स किए बिटवीन 1927 to 1935। His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within the society। और वो सबको यही दिखाना चाहते थे कि जो कास्ट है ये सब नहीं होना चाहिए, ऑल आर इक्वल। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। इन द अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। 20th सेंचुरी स्टार्टिंग में ही जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू द एजुकेशन। और जो मेन पर्पस था इनका वो यही था कि जो नॉन ब्राह्मण्स की जो कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको एजुकेशन मिले, वेल्थ मिले और उनका अच्छा इन्फ्लुएंस हो। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हियर्स ऑफ आर्यंस इन्वेडर फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड कन्क्योर्ड द सदर्न लैंड फ्रॉम द ओरिजिनल inhabitant of the region, igneous Dravidians races। They also changed Brahmanical claims to power। अब इनका जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट हुआ, इनका मेन आर्ग्यू क्या था? इनका मेन आर्ग्यूमेंट का पॉइंट यही था कि जो आर्यंस इन्वेडर्स थे ना, ये यहाँ पे आए सदर्न पार्ट में, इन्होंने यहाँ के पीपल्स को डिफीट किया और जो ओरिजिनल लैंड है ये यहाँ की जो द्रविडियन रेसेस हैं इनकी हैं। और साथ में इन्होंने जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे उनको क्लेम किया कि कैसे ये ब्राह्मण्स अपने टेक्स्ट से लोगों को अथॉरिटी शो करते हैं, अपनी उन्हें दबा के रखते हैं, उनको ऑप्रेस करते हैं। E.V. रामास्वामी नायकर और पेरियार एज ही वॉज कॉल्ड केम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। तो जो इमेज में आप इन पर्सन को देख सकते हैं ये है E.V. रामास्वामी नायकर जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ही हैड बीन एस्थेटिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर केयरफुली। तो इन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है इनके पास और इसी के साथ ये कांग्रेस के मेंबर भी थे। और वहाँ पर भी इन्होंने देखा था कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होती थी उसमें इन्होंने देखा था कि कैसे डिस्टेंस होता था लोअर कास्ट और अपर कास्ट में। तब इन्होंने लोगों को समझाया, आर्ग्यू किया। ही आर्ग्यू दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर ऑफ द ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर विच हैड बीन सबजुगेटेड बाय द ब्राह्मण्स। इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, उन्हें बताया कि जो तमिल और द्रविडियन कल्चर है ये यहाँ पे आप लोगों का है, ब्राह्मण्स ने इन्हें सबजुगेट किया है। He felt that all religions authority so social division and inequality as God given। इन्हें लगता था कि जितनी भी जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं ये ब्राह्मण की हैं, इन्होंने ही सब चीज़ों को डिवाइड किया है, लेकिन जो गॉड गिवन ये जो माना जाता है ऐसा कुछ नहीं है। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्फ। इन्होंने उन लोगों को समझाया कि आपको अपने लिए फाइट करनी चाहिए, यू ऑल्सो डिजर्व द सोशल इक्वालिटी। तो ये जो पेरियार थे ये क्रिटिक आउटस्पोकन थे हिंदू स्क्रिप्चर्स के, कोड ऑफ मनु, एंशिएंट लॉ गिवर्स, भगवद गीता, रामायणा। इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण जो है ना ये अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं लोअर कास्ट को दबाने के लिए इन सब टेक्स्ट से, और स्पेशली जो इनकी विमेन होती हैं हिंदूज़ में उन पर कुछ ज़्यादा ही उनको दबाते हैं। तो अब इस तरह से जो असर्शंस हो रहे थे इनको भी रिप्लाई मिला, इनको भी नेगेटिव चीज़ें मिली, इनको भी काफ़ी अपोज किया गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर हिस्ट्री में चैप्टर 8। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।